किए जाते हैं, आप आगे आएंगे तो पता चलेगा, उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है आधे दर्जन में। और रिसर्च पेपर आपका 50 प्लस है, जिसमें से रिसर्च के साथ साथ आर्टिकल्स, दूसरे भी रिव्यू पेपर्स भी आते हैं। लगभग 100 से ज्यादा 108 के आसपास जो आप कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया, जिसमें आधा से ज्यादा आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। पेपर आपने प्रेजेंट किया 100 प्लस, एंड एब्स्ट्रैक्ट आपने 100 से प्लस नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेजेंट किया है। आप इनवाइटेड लेक्चर रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मोटिवेटर हैं, इंटरनेशनल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप इनवाइटेड लेक्चर रह चुके हैं। जो फील्ड ऑफ थ्रस्ट एरिया है इनका रिसर्च का, वो प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन है, जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट के तौर पे आपका जो थ्रस्ट एरिया है न्यूट्रिशन में, ये जो बिहेवियरल साइंस है उसमें आप एक्सपर्टीज हैं इसके। सर ये जो बच्चे हैं ये अभी तक क्लास नहीं आ पाए हैं। इस साल हमारे यहाँ परमिशन मिली 125 बच्चों की, जिसमें से 110 जो है वो चले आते हैं प्रतीप से, बाकी इधर बचा 115। उसमें से 97 का एडमिशन हो पाया है इस साल, बाकी जो कि वो डिरिजर्व नहीं हो पाया प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बाकी बच्चों का 18 का नहीं हो पाया एडमिशन। ये अभी क्लास इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इस ट्रांजिशन करिकुलम प्रोग्राम के तहत सीसीआईएम की पहल है कि इन बच्चों को कोर्स शुरू होने से पहले हम उनको एक यूनानी के बारे में उनको थोड़ा सा समअप कर सकें शुरू में ही, ताकि ऐसा देखा गया है कि जो यूनानी कोर्सेज में हमारे यहाँ की बहुत सारे लोग या तो छोड़ जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अगर कोर्स कंटिन्यू भी करते हैं तो वो पूरा उनकी मेहनत लगन इस लेवल नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, जिस वजह से जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है वो मोर ओवर फॉल्टी हो जाता है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। हम लोगों ने, जो कि कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए हम लोग इसको वेबिनार के थ्रू ले पा रहे हैं। इसी में आपको जहमत दी गई है। अगला 1 घंटा सर आपका है, एंड द स्पेस इज योर्स नाउ। थैंक यू डॉक्टर तनवीर। मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद, और स्पेशल थैंक्स तनवीर को कि उन्होंने इतना शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड समथिंग। हमारे साथ अभी जुड़े हैं कॉलेज के जो एचओडी हैं, आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट भी हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप हमारे गेस्ट लेक्चर को वेलकम करें। तौहीद किबरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जो है तनवीर साहब ने जो है ना आपके बारे में इंट्रोडक्शन जो कराया, इतना ज़्यादा करा दिया कि बहुत सी चीज़ जो है ऊपर रह गई। ये सब देखने की बात है। और माशाअल्लाह आप तो यहाँ भी आ चुके हैं, और इसलिए आपसे तो मुलाकात भी है। इससे मशगूलियत के बावजूद जो है आप इसमें शामिल हुए और वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम समझते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए, चूंकि कम्युनिटी मेडिसिन अभी बहुत ही अहम जो है साबित हो रही है, और अभी कोविड या इस तरह से बराबर के लिए भी इस तरह से, तो हम समझते हैं कि बच्चों को अभी प्राइमरी तौर से ये बताना है कि जो है, जैसा कि बताया कि जो है सेंट्रल का करिकुलम है, कि उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो। और हम समझते हैं कि इस इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए आप जैसे लोगों की काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स, अब आप म्यूट कर लें अपने माइक को, और आप आराम से सुनें। इंशाल्लाह जो सवालात होंगे आखिर में हम लेंगे, आप सर से सवाल कर सकते हैं। स्पेस इज योर्स नाउ सर। थैंक यू डॉक्टर तनवीर। सबसे पहले तो मेरा शुक्रिया तौहीद किबरिया सर का और आप तमाम ऑर्गेनाइजर्स का कि मौका दिया मुझे कि मैं इनसे इंटरेक्ट कर सकूं। और ये ट्रांजिशनल करिकुलम वाकई बहुत अच्छी पहल है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। हम लोग भी जब एडमिशन लिए थे बीमे से, तो बहुत सी चीज़ों से बेबहरा रहते थे, पता नहीं चलता था कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या होगा, कैसे चलना होगा। कम से कम यहाँ पर मैंने जब पूरा आपका सिलेबस जो तैयार किया करिकुलम का, आपने थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिटी बहुत ली है उसमें, और इसको नेशनल के बजाय आपने इसको इंटरनेशनल बना दिया इसको, और मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठा करना और उन तमाम चीज़ों को करना, इट्स ए वेरी टफ जॉब। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर तनवीर। आप हमेशा की तरह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, और आपके साथ अच्छी टीम है, लोग आपके साथ जुड़े हैं। और मुबारकबाद उन तमाम स्टूडेंट्स को, चूँकि मैं आपका कॉलेज विजिट किया मैंने, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम कदीम तिबिया कॉलेज में से सबसे बेहतर और एक नुमाया हैसियत रखता है। अजमल खान तिबिया कॉलेज हमारा भी पुराना है, लेकिन पटना तिबिया कॉलेज देख करके वाकई दिल आश्वस्त हुआ और बहुत ही खुशी हुई। एक ही बार जाने का मौका, 2 बार जाने का मौका मिला। एक बार मैं इसे घूमने के लिए गया था, दोबारा लेक्चर देने गया था वहाँ पे।
मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो तमाम तालिब इल्म जिन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है। आप समझिए कि आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस धरोहर का, कि आप एक ओल्ड एज साइंस को आप इसको इसके कस्टोडियन बनने जा रहे हैं। चंद बातें इस ताल्लुक से मैं अर्ज कर दूं कि आप आज के ज़माने में जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, जैसे आप देखते पूरी दुनिया करा रही है, प्योरिटी की ज़रूरत है। कि जैसे आप मार्केट में मसाले भी खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, तो जो प्योरिटी होती है, दैट प्योरिटी इज ऑलवेज रिकमेंडेड। आप कपड़ा कैसा भी खरीद लेते हैं, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ होती है, आप चाहते हैं कि हमेशा प्योर रहे, आप उसी के पास जाते हैं, चाहे वो मैगी रहे। तो हमारे यहाँ भी जो है, चूँकि तिब ही या मेडिकल साइंस ही एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल है, और जिस किसी की दुनिया में फिजिक्स केमिस्ट्री एक है, फिजिक्स एक है, केमिस्ट्री एक है, बॉटनी एक मिले, या फिर कि मेडिकल साइंस जो है हर इलाके में, हर चंद दूरी के बाद जो है आपको अलग अलग, हिंदुस्तान में भी आपको तमिलनाडु में जाएंगे सिद्धा मिलेगी, आयुर्वेदा मिलेगा, और सोवा रिक्पा मिलेगा, यूनानी मिलेगी, इस तरीके से होम्योपैथी मिलेगी, मॉडर्न मेडिकल साइंस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जिस पैथी का मानने वाला है, जो जिस पैथी को प्रैक्टिस करने वाला है, जब तक वो अपने अंदर प्योरिटी को नहीं रखेगा, जब तक उसकी नॉलेज को नहीं रखेगा, आज दुनिया आपसे पूछ रही है इस कोरोना पैंडेमिक में कि आप यूनानी के लोग क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन्हीं जो इब्तदाइया कलमात है, मैं इन्हीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। और मैंने कुछ इस सिलसिले में स्लाइड्स भी बना रखी हैं, और शुरू में ये बात मैं अर्ज कर दूँ ऑर्गेनाइजर से, खास करके डॉक्टर तनवीर से, कि जिस तरीके से आपने जो आपने जो अपना एनुअल डे पे जो प्रोग्राम करवाया था, आपने उस प्रोग्राम का आपने एक सोवेनियर निकाल करके वो तमाम चीज़ों को आपने एकजा कर लिया था। मैं गुजारिश करूंगा आपसे इस बात के लिए कि आप जितने भी आपने लेक्चर्स कराए, आपने, चूंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन लेक्चर हो रही, बहुत सी चीज़ें लड़के स्टूडेंट नोट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे मौक़ों में क्या होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उनसे। तो अगर आप उन तमाम जो आपके रिसोर्स पर्सन हैं, या तो उनके स्लाइड्स को या उनसे खुद से इसको वर्ड की फाइल में मंगवा के अगर इसको आप एक कंपेंडियम की शक्ल में निकाल देंगे, तो ये आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मुझे चूंकि ये जी तनवीर इंशाल्लाह करेंगे, वर्चुअल वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके सारे स्लाइड्स वीडियो मैंने आपको बहुत देखे मैंने, लेकिन एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में आ जाएगा तो हमेशा के लिए रहेगा वो। बिल्कुल। तो हमारे टॉपिक दिया गया था आपसे जो डिस्कशन करने के लिए, तो नेशनल हेल्थ स्टेटस गोल्स एंड पॉलिसीज। बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आप समझिए कि इसके फाइलिंग में, इसका डोजियर तैयार करने में इसे महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, और हज़ारों पेज का डॉक्यूमेंट। फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपको 1 घंटे के अंदर इसको, जो हमने पूरे अपने प्रेजेंटेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करी है। हमारी स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। ओके। तो हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो चूंकि 2 ही पार्ट थे इसका, कि नेशनल हेल्थ स्टेटस क्या, पूरी प्रोफाइल हिंदुस्तान की क्या है हेल्थ के ताल्लुक से। जो आखिरी डेटा सबमिट हुआ 2019 में सबमिट हुआ है, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग क्या है। उसके बाद में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज क्या बनी, उसको, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इवॉल्यूट कैसे हुई, और उनके कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स क्या हैं। और जो थर्ड पार्ट होगा वो कंक्लूजन का पार्ट होगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको ये प्रेजेंट करने के लिए कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लोग क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग भी होगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको सुनने की, क्योंकि बहुत सारी इसमें लिटरेचर का मैटर है। तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज द नेशनल हेल्थ स्टेटस या नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। तो जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो 2005 में डेवलप करनी शुरू हुई थी, 2019 में उसका कई लेटेस्ट वर्जन है। उसके अंदर ये 6 कॉम्पोनेंट्स हैं मेजर जो कवर किए जाते हैं किसी में। एक जो डेमोग्राफिकल डेटा होगा उसका, इस कंट्री का, हिंदुस्तान का। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, डिजीज की मॉर्बिडिटी क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, और हेल्थ केयर का फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है हेल्थ में, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो आई विल टेक वन बाय वन। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो अगर हिंदुस्तान में, मतलब किसी भी मुल्क में अगर अच्छी सेहत है तो इंसान खुशहाल रहेगा, उसकी वेलबींग अच्छी रहेगी, और वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल रहेगा, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो हेल्दी सिटीजन होगा वो किसी भी मुल्क का सबसे अच्छा, जैसे गालिब ने कहा था ना कि तंगदस्ती करचे गालिब तंदुरुस्ती हजार नेमत है। आज इस वक्त कोविड-19 पीरियड के पैंडेमिक में आप देखें कि जिसको बुखार नहीं हो रहा, जिसको खांसी नहीं आ रही है, वो उस वक्त सबसे अमीर आदमी माना जा रहा है। लोग इस वक्त 30-30 हज़ार रुपये में रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीद रहे हैं। पैसा होने के बावजूद भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, एकदम कराहियत से पूरे हिंदुस्तान में है। तो बहरहाल एक हेल्दी पॉपुलेशन हमेशा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और ओवरऑल जो है वो पूरे मुल्क में एक बेहतर तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। पिछले कई सालों में देखा गया कि हिंदुस्तान ने बहुत डेवलप किया है, खास करके डेथ रेट्स को कम करने में, स्मॉल पॉक्स को एडिकेट करने में, पोलियो को, गिनी वर्म को, काफ़ी लेप्रेसी को ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड और एडिकेटेड है। तो इसमें 2 टर्म बोले जाएंगे बार बार आपके लिए, एलिमिनेशन का
और एरेडिकेशन। एरेडिकेशन एक मेडिकल टर्म है, दैट मीन्स कि कोई भी चीज जड़ से खत्म कर देगी। एलिमिनेशन क्या हुआ? एट द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेट हुआ, लेकिन अगर कोई हालात उसको फेवरेबल मिल गए, द डिजीज में कम आए। तो ये पिछले जो ICMR की जो सर्वे आया 2017 का, उसमें जो डेटा निकल करके आया सबके सामने कि जो टोटल डिजीज बर्डन है कंट्री की, उसमें ये पाया गया कि तकरीबन जो 1990 में जो डेलीज थे, दैट वाज द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ, यानी कि किसी बीमारी की वजह से जो लोगों के काम मुतासिर होते थे, इसका वर्ड है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ, यानी कि किस इंसान के किसी बीमारी की वजह से कितने साल खराब हो जाते हैं। फर्ज कर लीजिए किसी को अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो मान लीजिए उसका पैर टूट गया, अब वो 1 साल तक काम पे नहीं जा सकता, तो उसका डेली 1 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर 1। तो 1990 से 2016 के दरमियान तकरीबन 50%, यानी पहले 61% था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 33%। इन द सेम पीरियड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थे वो भी जो थे वो बढ़ गए, लेकिन वही होगी क्या कि वहां पर कम हो गए, लेकिन क्या एक जगह कम हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, वो जो नॉन कम्युनिकेबल थी वो बढ़ गए 30% से जो करके वो 55%, जहां डेलीज कम हुई वहां पर ये बढ़ गए। इस तरीके से जो ट्रांजिशन हुआ, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये इंडिया में बहुत है, 48 to 75% ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, 40 to 43% of infectious and associated diseases, and 19 to 14% for injuries. सबसे जो पहला पार्ट है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इन नेशनल हेल्थ प्रोफाइल या नेशनल हेल्थ स्टेटस। तो 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें आप देखिए कि तकरीबन 1210 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की जो थी, डिकेडल ग्रोथ थी वो 17.7% था, और इसका जो सेक्स रेशियो था वो 93 था 2001 में, अब थोड़ा सा बढ़ गया है 1943 हो गया है, और रूरल में 1946 to 1949 है। इसके अलावा जो इसका जो और जो डेटा थे सेक्स रेशियो में, सबसे लोवेस्ट था वो चंडीगढ़ में था, जबकि इंडिया जो एज ग्रुप जो आया, क्योंकि इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कि हेल्थ केयर सर्विस इंडिया में अच्छी हो रही है, तो क्या हुआ उससे थोड़ा सा ओल्ड एज पॉपुलेशन भी बढ़ रही थोड़ी सी। दूसरा जो पार्ट है इसका वाइटल स्टडीज का, कि जिसमें एस्टिमेट करते हैं हम बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, वो क्या हुआ उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया उसमें। आप चल के इसको जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप डेमोग्राफिकल प्रोफाइल पूरा पढ़ेंगे इसको, कि किस तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो बर्थ रेट थे वो डिक्लाइन हुए, कितना 25.8 था 2000 में, अब नाउ इट इज 20.4 इन 2016, और डेथ रेट जो था 8.5 से 6.4 पर 1000 पॉपुलेशन वो द सेम पीरियड। नेचुरल ग्रोथ रेट जो था वो डिक्लाइन हुआ 17.3 से लेकर 14 तक आ गया। इसी तरीके से टोटल फर्टिलिटी जो था वो तकरीबन 2 बच्चों के आसपास आकर के रुक चुका है। TFR जो था वो, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो NRR की है, नेट रिप्रोडक्शन रेट को 1 करने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल वो 2 तक कहीं ना कहीं एवरेज लेवल पर उसको पहुंच चुके हैं। लिटरेसी रेट भी इंडिया की जो है वो 8.2% थी 2001 से 2011 तक, ओवरऑल लिटरेसी 73% है, जबकि मेल्स में 80% और फीमेल्स में 64%, लेकिन रूरल रेट जो है वो 67.8% है, और अर्बन का थोड़ा सा ज्यादा साइड है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 73% है। इधर रिसेंट डेज इंडिया ने जो क्या किया, इसमें बहुत सी चीजें जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से क्या हुआ कि जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था इसका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का, MMR था उसमें, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, जैसे IMR तो खैर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था उसमें, इसमें IMR अलग से है ये। तो MMR जो था वो पहले 77% था, 5/70 मतलब इतना ही रिड्यूस हो गया, पहले 556 था 130 हो गया 1 लाख पॉपुलेशन इन 2016। तो ओवरऑल जो है वो डिक्लाइन है, ये कहीं ना कहीं जो है जो सपोर्ट है चाइल्ड हेल्थ केयर और मैटरनल हेल्थ केयर का वो बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई सारी वजूहत ना, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है उसमें क्या है कि वो एजुकेशन को बढ़ाया गया, हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाया गया है, जिससे ये मॉर्टेलिटी कम होगी। एजुकेशन ने क्या किया कि लोगों को अवेयर किया कि क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, और क्या हुआ उनको स्किल अटेंडेंट जो चाइल्ड बर्थ से पहले दाई हुआ करती थी, गाँव में हुआ करती थी, उनको ट्रेन किया गया, ताकि जो है जैसे आपको पढ़ेंगे ये भी आप आगे जाके सेकेंड ईयर में आपके तनवीर सर पढ़ाएंगे आपको, कि सेमेल्विस ने जो दुनिया को सबसे पहले बताया कि आप जो है सिंपली जो है कार्बोलिक एसिड या फिनॉल के जरिए इस्तेमाल करिए से, या उसने जो है डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल करके जो पिरपेरल पायरेक्सिया होता था उसको तकरीबन 50% कम कर लिया, सिर्फ क्या होता है हैंड वॉशिंग के जरिए से। तो हैंड वॉशिंग इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस वक्त। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो क्या हुआ कि मॉर्टेलिटी रेट को खा करके मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जाने लगा। तो थर्ड पॉइंट दैट इज ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कितना अचीव किया गवर्नमेंट ने, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो है इंदिरा गांधी के जमाने में ही UIP शुरू किया गया था 1984 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें 6 बीमारियों को लिया गया था। इसमें था एक TB था जिसके लिए BCG लगाई जाती थी, उसके बाद थी उसमें पोलियो,
फिर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस डीपीटी और फिर मीजल्स। अब उसके बाद क्या, अब बहुत सारी बीमारी इलाके के एतबार से, जैसे ईस्टर्न यूपी में, बिहार कुछ इलाके में जो है उसमें जैपनीज इंसेफ्लाइटिस लगाई जाती है। अब हेपेटाइटिस बी को शामिल कर लिया गया। अब पोलियो का इनएक्टिवेटेड पोलियो भी है। अब जो पेंटावेंट आ गया उसमें हिप कॉन्जुगेट भी आ गया, उसमें हिप वैक्सीन आ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है। अब जो जैसे कि पोलियो को एट द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन, तकरीबन पोलियो कई सालों से नहीं मिला है, तो अब क्या हुआ, मीजल्स की तरफ ध्यान किया जा रहा है कि मीजल्स वैक्सीन जो है, मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन का पिछले कई सालों से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कि क्या नाम है, 410 मिलियन चिल्ड्रन को वैक्सीन किया गया, जिसमें जो मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष, जो कि 90% न्यूबॉर्न को 2020 तक इम्यूनाइज करने का पूरा प्लान था। तकरीबन 528 डिस्ट्रिक्ट जो इसमें कवर किए गए। अब देखा जाएगा कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनका स्टेटस क्या है। तो उनके स्टेटस की बात करें आपकी, तो कुछ मेन डिजीजेस के बारे में लिया है मैंने इसमें, खास करके मलेरिया का। तो मलेरिया इंडिया में डिक्लाइन फ्रॉम 0.02 डेथ पर लाख पॉपुलेशन इन 2002 to 0.1 डेथ, यानी कि काफी, जो पहले क्या था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, फिर कंट्रोल प्रोग्राम, अब शुरू क्या हुआ, NVDC, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम पूरा, और अब चल गया है ये नेशनल NSP जो 2017 से 22 तक, जो खास करके मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए बनाया गया है। अब क्या किया गया इसमें, पहले स्टेट वाइज था, अब इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया है। दूसरा जो बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो RNTCP का है। पहले वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर उसको रिवाइज कर दिया गया, इसमें ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में कर दिया गया, इसको रिवाइज कर 2015 से, और 2017 में इसको भी जो है वही जो NSP था 2017-25 का बनाया गया। इसमें एलिमिनेशन का फ्रेमवर्क बनाया कि 2030 तक हम जो है इंडिया को एकदम फ्री कर देंगे इससे, टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। और इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए था, जिसमें कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक था, वो भी नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए से इसको इनिशिएट किया गया ताकि NCDs के बर्डन को कम किया जाए। इसका जो मेन फोकस था वो हेल्थ प्रमोशन था, प्रिवेंशन था, strengthening of the infrastructure including human resource, early diagnosis, treatment, referral and integration with primary healthcare system through NCD cells in the entire country। इसी प्रोग्राम के तहत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड यूनानी मेडिसिन को बहुत सारे NCDs के प्रोजेक्ट दिए गए, जैसे लखीमपुर खीरी में चल रहा है, आपके इलाके में चल रहा है, भद्रक में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, कई सारी जगहों पे NCDs के प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर आता है जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे हेल्थ फाइनेंस, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ के सेक्टर में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो GDP अगर आप देखते हैं इसको 1.28% 2017-18 में था, अब उसको उन्होंने बढ़ा करके तकरीबन सोचिए कि 37-63 के रेशियो में इसको खर्च करने की कोशिश करी है, सेंटर और स्टेट का शेयर। उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी था, आयुष्मान भारत मिशन जो था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, या ये था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम था जो 2018-19 में इसको पेश किया गया था, और इसमें तकरीबन जो 10 करोड़ गरीब लोगों को, डिप्राइव्ड पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था। इसमें यह था कि तकरीबन हर फैमिली को 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। फिर हेल्थ पावर, मैन पावर, कि कितना जो हेल्थ मैन पावर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैन पावर ही इंडिया के लिए, इसी वक्त देखिए आपकी जो कोविड की सिचुएशन इंडिया में है, तो हर तरह के लोग इन्वॉल्व किया जा रहा है कि सब लोग आए। भी हमारे मेडिकल कॉलेज में नोटिस निकली है यहाँ पर कि जो यहाँ के जो टीचर जो एक्टिव है, जो यंग है, जो अपने आप को समझते हैं, वो हफ्ते में एक दिन अपना कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर्स के लिए सिर्फ नहीं कि जो मेडिकल प्रोफेशन के नहीं, जनरल जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कम से कम आके नर्सिंग केयर में हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए थोड़ी सी। तो इतनी शॉर्टेज कभी कभी हो जाती है। बहरहाल इसीलिए कहा जाता है कि जो मैन पावर हेल्थ सर्विस का, दैट इज द हार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम ऑफ द एनी कम्युनिटी। क्यों कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स कंपोनेंट से क्या करता है, वो एविडेंस बेस्ड चीजों को लेकर के आता है। अवेलेबिलिटी को, कि अवेलेबल कितना है और एक्सेसिबल कितना है। अवेलेबिलिटी कई बार होती है और एक्सेसिबल नहीं हो पाता, तो तेरे राइट टाइम एट द राइट प्लेस और डिजायर्ड क्वांटिटी में हो जाए, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए जो डेटा 2018 का मौजूद है, उसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स थे वो इंडिया के बाद 11,54,686। डेंटल सर्जन कितने थे? 2,54,273, कमोबेश ज्यादा होंगे होंगे। आयुष डॉक्टर भी डेंटल से ज्यादा है जो सर्व कर रहे हैं। आयुष डॉक्टर्स के बारे में ये है कि ये बैकबोन है खास करके प्राइमरी हेल्थ के, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सर्विस करते हैं। दे आर अराउंड 8 लाख एज ऑफ नाउ। अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंट्री का अपना एक हेल्थ का डिलीवरी सिस्टम होता है। इंडिया का भी 2 मेजर कंपोनेंट है, एक सेंटर का है, एक मतलब पब्लिक है और एक प्राइवेट है। प्राइवेट एक पार्टनरशिप होती है और एक गवर्नमेंट में पब्लिक है।
तो जो पब्लिक हेल्थ जो हेल्थ है वो उसमें किस तरह से है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है और टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपके जो इलाकों में, जो छोटे छोटे इलाकों में जो पीएचसी कहलाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो होते हैं, फिर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, फिर टर्शियरी जैसे आपका एम्स है, इस तरीके से जो हायर सेंटर्स होते हैं जहां पर आप उसको भेज सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो मेजॉरिटी के तौर पर वो सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, वो मेट्रोज में रहता है। अब अगर आप देखें कि मेडिकल एजुकेशन की बात देखें आप, तो मेडिकल एजुकेशन भी पिछले 20 सालों में बहुत चेंज हुआ। हिंदुस्तान में तकरीबन 529 मेडिकल कॉलेज हैं, 313 डेंटल कॉलेज हैं और 253 उनमें से इतने हैं जिनमें से कि एमडीएस का भी कोर्स होता है, और इतने सारी सीटें हैं इसमें 58,000 है करीब, और एएनएम की तादाद तकरीबन 55,000 है, 668 इंस्टीट्यूशन है उसमें नर्सिंग के, फार्मेसी कोर्स, इसके अलावा 4,035 हॉस्पिटल्स हैं, 279 27,951 जो जिसमें खास करके आयुष जो मैनेजमेंट कैटर करता है तकरीबन वो इतना ज्यादा फैसिलिटी, तो आयुष जो एक मेजर कॉम्पोनेंट के तौर पे काम करता है। इसीलिए जो देखिए आप कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाया गया है वहां पर भी आयुष के डॉक्टर है, सीएचसी पे भी, पीएचसी भी, इवन कि अभी जो कोविड के लिए लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है उसमें भी आयुष डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जा रहा है इसमें। इस तरह आई बैंक इंडिया में 469 है, ब्लड बैंक तकरीबन 3108 है। तो ये पूरा डेटा है, कंपाइलेशन है डेटा का। जो प्राइम पीएचसी जो हमारे हैं वो तकरीबन 25,743 है, और सीएचसी जो है वो 5,624 है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ की स्कीम है सीजीएचएस कहलाती है, वो जो 1954 में शुरू की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो पेंशनर्स हैं और जो उनके डिपेंडेंट हैं सिटीज में, उनको कवर किया जाए। और ये तकरीबन 37 सिटीज में, जिसमें से 288 एलोपैथिक डिस्पेंसरी और 85 आयुष डिस्पेंसरी को कवर करता है। इसमें तकरीबन 11,41,286 रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर्स हैं, और तकरीबन जो इसमें 33,95,453 नंबर ऑफ बेनिफिशरीज में है। ये फिर उसके बाद जो लेटेस्ट है दैट इज ऑफ जो यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर जो WHO ने मनाया बहुत दिनों तक, तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, ये पूरे भी आगे वाली स्लाइड्स में कुछ इसमें आएंगे। अब बता देता हूँ मैं जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो बर्डन है, 2 दिन पहले का डेटा मैं निकाला था। मुझे रेफ्यूजीज को एक प्रेजेंटेशन देना था, जो दिल्ली में रेफ्यूजीज है जिनको बॉस्को UNHCR जो कैटर करता है, उसमें से 23 क्लासेस स्कॉलरशिप के लिए लेक्चर दिया था मैंने। तो वो स्लाइड मेरे पास है, तो मैंने कहा आपको शेयर कर दूं कि आप देखिए कितना ग्रेव सिचुएशन है इस वक्त इंडिया में। और ये तो 2 दिन पहले की अगर आप देखेंगे तो 3 लाख का इजाफा हो चुका हुआ इसमें इतना तेजी के साथ। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही इस वक्त जो सिचुएशन हमारी है, बाकी जो पिछली सारी बात है उसके अलावा हम बहुत ही नैरो पाथ पे चल रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए अवेयरनेस के तौर पे। दूसरा जो पार्ट है हमारा, द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हैं, उसके हिस्ट्री इवोल्यूशन क्या है, उसके जो कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स क्या है। तो हम थोड़ा सा 3 डेफिनेशन लेके चलते हैं इसमें कि हेल्थ की डेफिनेशन, चूंकि आप आगे चल के पढ़ेंगे, WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। पॉलिसी किसे कहते हैं? पॉलिसी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स द लॉजिकल फ्रेमवर्क एंड रैशनैलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द, यानी कि कहते हैं कि हमारी एक पॉलिसी है। पॉलिसी वर्ड आपने घर में बोलते हैं, फैमिली की पॉलिसी रहती है, कंपनी की पॉलिसी रहती है, आपकी पर्सनल पॉलिसी रहती है। कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरीके से हेल्थ पॉलिसी क्या है? हेल्थ पॉलिसी ऑफ नेशन इज अ स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द सोशल इश्यूज ऑफ हेल्थ नॉलेज ऑफ इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाए फिर उसको ऑप्टिमाइज किया जाए और उसको प्रॉपर वे में कंट्रोल करके उसकी मॉनिटरिंग की जाए हेल्थ पॉलिसीज का। तो सबसे पहले आ जाती है बात हिस्ट्री और इवोल्यूशन कैसे डेवलप हुआ। तो हिंदुस्तान में अगर देखें तो इंडिया में और पूरी दुनिया में तकरीबन कुछ चीजें एक साथ साथ चली हैं। 1946 और के आसपास जो WHO का फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में, और जो ब्राजील और चाइना ने प्रपोज किया उस वक्त कि एक ऐसा मुल्क एक ऐसा एजेंसी होनी चाहिए जो यूएन के अंडर में ना हो और जो ऑटोनोमस हो, जो खास करके हेल्थ के बारे में देखे। तो इस तरीके से 1948 में जाकर के WHO का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन उस वक्त चूंकि हिंदुस्तान भी में ज़ाहिर ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो रही थी के आसपास थी, उस टाइम भी एक कमेटी बनाई गई थी जो सबसे पहली थी, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। सर जोसेफ भूरे की कमेटी थी जिसने रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इफ इट वेर पॉसिबल टू इवेलुएट द लॉस विच दिस कंट्री एनुअली सफर्स थ्रू द अवॉइडेबल वेस्ट ऑफ valuable human material and the lowering of human efficiency through malnutrition and preventable morbidity, we feel that the result would be so startling that the whole country would be aroused and would not rest until a radical change had been brought about. ये जो भूरे कमेटी की रिपोर्ट थी उसका समझिए कि ये
प्रीफेस था ये। तो इस तरीके से यहाँ से ये कमेटी जो थी वो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो भूरे कमेटी ने सबसे 1946 में दिया था। 1978 में जो अल्माटा आता है यहाँ पर चौथे नंबर पे, इसने भी प्राइमरी हेल्थ को किया था, लेकिन सर जोसेफ भूरे कमेटी ने पहले रिकमेंड कर दिया था। 1974 में करतार सिंह कमेटी बनी, जिसने इंटीग्रेटेड कैटर किया, जो मल्टीपर्पज वर्कर्स के बारे में, एमपीडब्ल्यूज के बारे में आया। फिर 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल हेल्थ स्कीम शुरू की, जो प्रिंसिपल थी प्लेसिंग पीपल्स इन द हेल्थ इन हैंड, यानी कि कहते हैं ना कि हेल्थ ऑफ द पीपल इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो ये रिकमेंडेशन थी श्रीवास्तव कमेटी की। और 1970 जो है वो तकरीबन WHO के 30 साल बनने के बाद अल्माटा रशिया का एक शहर है, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, और उसमें एक स्लोगन दिया गया, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2080। डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। इट वॉज नोन एज अल्माटा डिक्लेरेशन। तो इस मुल्क इस कॉन्फ्रेंस में या इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल थे, इस डिक्लेरेशन पे शामिल जो उन्होंने सिग्नेचर किया, उसी सिग्नेचरी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आकर के अपनी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। 1996 में जो ओटावा चार्टर बना हेल्थ प्रमोशन का, 1997 में जकार्ता डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन, और सितंबर 2000 में जो तकरीबन 189 कंट्रीज ने मिलेनियम समिट में न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें इन्होंने इवन मिलेनियम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, दैट वाज नोन एज मिलियन डेवलपमेंट गोल। इसका जो मेन चीज थी वो थी हेल्थ था इन द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, जिसमें से 3 of the 8 goals are directly related, all of other goals have important indirect effect on them. 3 of 8 goals, 8 of 18 targets required to achieve these goals, and 18 of the 48, यानी इसमें क्या बनाए गए थे, गोल बनाए गए थे, गोल के लिए टारगेट बनाए गए थे, और हर टारगेट के लिए क्या थे, इंडिकेटर्स बनाए गए थे। इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि आप उसको कैसे पता करेंगे। जैसे आपके घरों में जो होता है, बिजली को देखने के लिए एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, आपको लगता है जैसे इंडिकेटर। आप जब मुड़ते हैं तो आप इंडिकेट करते हैं कि आप लेफ्ट मुड़ रहे हैं या राइट मुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स, और फिर वो टारगेट बनाए जाते हैं कि आपका टारगेट है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, गोल अचीव किया जाता है। तो अब देखिए यहीं से यहाँ से बात शुरू होती है, जो मेन जो बात थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी बनी थी, जो WHO यूनिसेफ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में अल्माटा में, एट दैट टाइम इट वाज USSR। तो इसमें था कि द एक्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटी इन द स्टेट्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज विद इन द कंट्री, इज पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली अनएक्सेप्टेबल। यानी कि दो मुल्कों के दरमियान भी जो एकदम फर्क मिलता है, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज फर्क मिलता है, एक ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग मिलता है, एक ही रियासत के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मिलता है, और कई बार एक शहर के कई तबकों में अलग अलग मिलता है। जैसे कहा यह जाता है कि जैसे हम अलीगढ़ में रहते हैं, तो हम अलीगढ़ से कहते हैं कि अलीगढ़ का सेंटर अगर यूनिवर्सिटी को मान लिया जाए, तो इससे अतराफ में अगर 2 किलोमीटर का रेडियस बनाया जाए, तो आप देखेंगे कि हेल्थ की कंडीशन बिल्कुल वर्सन है। जो लोग अलीगढ़ आ जा चुके हैं वो जानते होंगे कि मौलाना आजाद नगर का एरिया कैसा है, जमालपुर का पिछला एरिया कैसा। ऐसे ही आप जहाँ के लोग रहने वाले होंगे पटना किसी शहर के, तो आप पाते होंगे जो सबर्बन एरिया कहलाता है, वो डाउन टाउन एरिया रहता है, वो कितना जबरदस्त उनकी आपको हेल्थ कंडीशन फर्क मिलता है। तो अल्माटा डिक्लेरेशन जो थी वो सारे गवर्नमेंट्स को उन्होंने कॉल किया कि आप अपने यहाँ एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी को डिवाइस कीजिए किसी भी तरीके से, और उसको लॉन्च कीजिए। उसका जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट विल बी प्राइमरी हेल्थ केयर एज ए पार्ट ऑफ देयर हेल्थ सिस्टम। तो जो अल्माटा 1978 में इमर्ज हुआ कैसे, एज ए माइलस्टोन ऑफ 20th century इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंड इट आइडेंटिफाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एज द की टू अटेनमेंट ऑफ द गोल फॉर हेल्थ फॉर ऑल अराउंड द ग्लोब। तो उसमें 2 चीजें थी जो एक्सेप्टेंस किया इस कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, कि एक तो हम सन 2000 तक सबके लिए सेहत मुहैया करा देंगे, इट वाज कॉल्ड एज HFA 2000 या हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, और उसको कैसे अचीव करेंगे, एंड विल बी अचीव्ड बाय प्राइमरी हेल्थ केयर एज द वे टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। तो अल्माटा डिक्लेरेशन की जो मेजर पॉइंट्स थी वो पढ़ देता हूं मैं। वी आर हाफ ऑन द वे। Health is a fundamental human right, and that the attainment of the highest possible level of health is the most important worldwide social goal. The existing gross inequality and health status of the people, particularly between developed and developing countries, is politically, socially, economically unacceptable. Economic and social development based on a new international economic order is of basic importance to the fullest attainment of health for all. The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their health care. यानी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आवाम के लिए कि हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट, और इसीलिए कहा गया कि सारी गवर्नमेंट, दुनिया के अलग अलग जो ममालिक के जो गवर्नमेंट हुकूमतें हैं, वो अपने यहाँ पॉलिसीज बनाएंगी, स्ट्रेटजी बनाएंगी और प्लान ऑफ एक्शन तैयार, ताकि वो एक सस्टेनेबल प्राइमरी हेल्थ केयर को वो डिवाइस कर सके। इसको करते हुए सारी कंट्रीज ने कोऑपरेट किया पार्टनरशिप में इसके, और उन्होंने प्राइमरी हेल्थ को सबके लिए मुहैया करने की कोशिश की, और इसी को ताकि इसलिए कि एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ
for all the people of the health of the world by 2000 can attain through a further and better use of world resources. ये डिक्लेरेशन था मेन जो था, वो डिफाइन किया उन्होंने प्राइमरी हेल्थ को कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल केयर, हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड, socially acceptable methods and technology made universally accessible to individual and families in the community through their full participation and at cost that the community and the country can afford. ये भी बात कही गई कि कोई भी, जैसे कि अमेरिका का जो हेल्थ स्टेटस है वो अलग है, यूके का अलग है, इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, नेपाल का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, तो एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री एंड द कम्युनिटी दैट कैन बी अफोर्डेड। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर थे उसके मेजर 4 जो थे वो प्रिंसिपल थे, वो था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत फर्क होता है, इसका एग्जाम्पल कई बार दिया जा चुका है कि इक्विटेबल क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। मौका मिला तो मेरे पास एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो कमजोर तबका है उसको मुहैया ज्यादा कराया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें नेट पर सर्च करेंगे इक्विटेबल को, आप उससे मिलेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़ा कर दिया लोगों को और कोई मैच देख रहा है, सबको एक जैसी हाइट का स्टूल दे दिया गया है, तो जो लंबा है वो भी देख रहा है, जो छोटा है वो नहीं देख पा रहा, छोटा बिल्कुल देख पा रहा। क्या करना चाहिए कि स्टूल चेंज कर देने चाहिए, जो सबसे छोटा है उसको थोड़ा ऊंचा स्टूल देना चाहिए, जो उसका उससे कम स्टूल, जो लंबा वाला उसको छोटा स्टूल देना चाहिए। तो ये दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉपर जहां जैसी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक चीजें बढ़ नहीं सकती। और इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, यानी हर सेक्टर के लोग, यानी पॉलिटिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिकल लोग, सब लोग जब इन्वॉल्व होंगे तब डेवलप करेंगे। और चौथी चीज क्या होगी, इस चीज को डेवलप करने के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी का बहुत ही अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिवाइस की वो दैट वाज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट, और ये 2002 तक चला। इसका जो मेन फोकस था वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट हेल्थ केयर। द पॉलिसी जो स्ट्रेस की इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो कंट्री में और खास करके रिमोट एरिया में। आप सोचिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार हेल्थ पॉलिसी बनाई, it was 36 years after the independence। इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो कि काफी सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें था कि आप जो है टाइम बाउंड प्रोग्राम सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाएंगे और क्या करेंगे, हेल्थ वॉलंटियर्स को डेवलप करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, उनको स्किल देंगे और उनको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। इसके अलावा जो है वो एक रेफरल सिस्टम डेवलप किया गया, हायरार्किकल सिस्टम का, कि पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, इस तरीके से, और एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी का डेवलप करने की कोशिश की गई। जो सेलियंट फीचर्स थे उसके ये था, इट वॉज द क्रिटिकल ऑफ द क्यूरेटिव ओरिएंटेड वेस्टर्न मॉडर्न हेल्थ केयर। एम्फेसाइज कितना था, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर, यानी कि एक आम आदमी को भी ट्रेन किया जाता है छोटी मोटी चीजों के लिए। डीप्रोफाइलाइजेशन किया गया ताकि इससे वॉलंटियर डेवलप किया जाए। 3 चीजों की ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डीप्रोफाइलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पैरामेडिकल स्टाफ डेवलप किए गए, वॉलंटियर डेवलप किए गए। आशा उसी का एक हिस्सा है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो उसी का पार्ट है, डीप्रोफेशनलाइजेशन का। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट क्यूरेटिव सेंटर्स को डेवलप करने की कोशिश की ताकि गवर्नमेंट का अमल में थोड़ा सा कम हो सके। But by the end of 2000 century, it was clear that the goal of the health for all by 2020 would not be achieved. The observed progress suggested that we may need some new and additional strategy or new sizable intervention in the achievement of an unacceptable health of the country. Factors जो responsible थे वो थे biased and poor socio-economic development in the region where it was needed most. Biasness हमेशा प्रॉब्लम रहती है किसी भी स्कीम के फेलियर से। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ड्यू टू एज, जेंडर, एथनिसिटी, thus preventing access to the healthcare service। यहाँ पे लिख दिया गया एथनिसिटी, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉलिसी बनी दैट वाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 डेवलप की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि जो 1983 के जो अनमेट गोल्स थे उनको पूरा किया जा सके। इस पॉलिसी में कि रिवाइज पॉलिसी में गवर्नमेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशन को कि ऑब्लिगेशन दिया गया कि आप फुल हेल्थ सोसाइटी को प्रोवाइड करें। इसमें आ गया कि जो यूज किया जाए ऑप्टिमम यूज ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो इसमें सोशल पॉलिसीज थी उसमें जो क्रेडिट सिस्टम डेवलप किया गया रिवाइज करने के लिए, किसमें 2002 पॉलिसी में। जो ऑब्जेक्टिव्स और जो इसकी स्ट्रेटजी थी मेन थी वो था प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन था। इसमें भी था क्या, कन्वर्जेंस ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम अंडर सिंगल फील्ड अम्ब्रेला, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, enhanced contribution of private and NGO sector, increase public spending for healthcare,
और इसके तकरीबन 25 की कंपोनेंट थे। मैं पढ़ देता हूँ, आप चाहे स्लाइड देख लीजिए। पहला था फाइनेंशियल इक्विटी थी इसमें, डिलीवरी ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, स्टेट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, रोल ऑफ लोकल हेल्थ, ये पूरा तकरीबन नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ, फैमिली मेडिसिन, नर्सिंग पर्सनल, यूज ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसमें फर्स्ट आया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 1 लाख पॉपुलेशन कवर की, इसका फंक्शन था ओबीडी फैसिलिटी का, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट है इसमें, और ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को भी चलाएंगे। दूसरा सेकंड टायर का था जिसमें जनरल हॉस्पिटल थे या कोई रेफरल था प्राइमरी हेल्थ या सीएचसी वगैरह हुआ करते थे, इनकी पॉलिसी थी कि ये रिकमेंड करते थे फुल लिक्विड, जिससे कि ट्रॉमा सेंटर के तौर पर ये काम करते थे। 13 जो मेंटल हेल्थ है, इसके अलावा आईईसीटी था इसमें, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, स्कूल हेल्थ हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, फॉक मेडिसिन ट्रेडिशनल मीडिया के जरिए से बिहेवियर चेंज करने की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें जो जब किसी को ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे आपको ही ट्रेंड किया बताया जा रहा है, ये क्या है आपके बिहेवियर में तब्दीली, इट्स ए चेंज एजेंट, कि जब आप कोई चीज सुनेंगे समझेंगे तो आप जब इवॉल्व होंगे, इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में जो है आपको व्हाइट यूनिफॉर्म दिया जाता है, लॉयर्स को जो उनको ब्लैक कोट दिया जाता है, डॉक्टर्स को व्हाइट दिया जाता है, ताकि आप फीलिंग डेवलप कर सकें अपने अंदर कि आप उस समाज से अलग हैं, आपको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अलग तरीके से अंदाज देना है और ये किस तरह की जॉब है। इसमें रिसर्च है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इस तरीके से तकरीबन मेडिकल एथिक्स, वुमेन हेल्थ, कुल मिलाकर के 25 जो इसमें इसके की इंडिकेटर्स थे इसमें। अब आता है जो लेटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये भी बहुत सारे लंबा, इसमें सारे इसमें नाम ही नाम पढ़ते चले जाएंगे, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। पहला इसमें था स्वच्छ भारत अभियान में, इसी में शामिल है। इसके अलावा इसमें लिया गया कि बैलेंस डाइट, जैसे क्या नाम है, हेल्थ इंडिया, जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया इसी के अंदर, टोबैको और अल्कोहल कंट्रोल के अब्यूजिंग को रोकने के लिए, यात्री सुरक्षा किया गया कि ताकि ट्रैफिक रोका जाए, निर्भया नारी एक्शन है, जेंडर वायलेंस जो भी कितना बड़ा कांड दिल्ली में बहुत पहले हुआ था। इसके अलावा स्ट्रेस सेफ्टी वर्क प्लेस पे कम करने के लिए, इंडोर आउटडोर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हेल्थ प्रोग्राम कई सारे स्लाइड आएंगे आपको। तो इसमें पहला ग्रुप है वो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूरल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ का, जिसमें था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा है जिसमें पैसे दिए जाते हैं बाकायदा मदर को, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके अलावा जो था नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा न्यूट्रिशन के प्रोग्राम कई सारे थे, जिसमें आयोडीन डिफिशिएंसी का NIDDC का प्रोग्राम था, मदर्स एब्सोल्यूट एफिशिएंट प्रोग्राम था, इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग का प्रोग्राम था इसमें शामिल था। इसके अलावा फाइलेरिया प्रिवेंशन का प्रोग्राम था, आयरन प्लस इनिशिएटिव था एनीमिया कंट्रोल के लिए, वाटामिनी का प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था। ICDS तो खैर बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, जिसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर में आंगनबाड़ी प्रोग्राम आता था। इसके अलावा मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो भी इसी में शामिल है। फिर कम्युनिकेबल डिजीज के लिए उसमें था क्या नाम है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, फिर RNTCP, और ये आपका नेशनल LLEP। इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और पल्स पोलियो प्रोग्राम जो था आपका, वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, और कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और WHO ने पूरा बाकायदा 1 साल इसे बनाया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है, जो इरेशनल यूज है एंटीबायोटिक्स का, उसको रोकने के लिए। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कभी भी एंटीबायोटिक्स को ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है आने वाले वक्त में उसी से कराएगी कि कोई भी दवा कारगर नहीं करेगी। सुपर बग्स डेवलप हो रहे हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगी। क्यों, वजह क्या हो गई कि अब लोगों ने अपनी क्लिनिक को चमकाने के चक्कर में वो दवाएं जो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स थी, लाइनेजोलिड थी, मेरोपेनम था, वो लोग बिल्कुल शुरू के निमोनिया में, बिल्कुल हल्की फुल्की खांसी में भी लोग अब उसको देने लगे। फार्मा कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है, उससे प्रैक्टिशनर भी इन्वॉल्व है। तो दिस शुड बी एथिकली यूज एंड नेशनली यूज। नॉन कम्युनिकेबल के लिए भी लंबी सारी लिस्ट है इसमें, खास करके ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, और ये जो था NPCDCS, ये इन्होंने सारे सिस्टम को दिया, आयुर्वेदा को दिया, यूनानी को दिया, कि हर सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि वो कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियक डिजीज एंड स्ट्रोक। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए करा, डेफनेस के लिए क्या, मेंटल हेल्थ का पूरा प्रोग्राम है, ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम है, विजुअल इंपेयरमेंट का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल डायबिटीज प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल जो जीरेटिक्स केयर के लिए है। इसके अलावा बर्न इंजरीज के लिए पूरा प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर एक पूरा जो एक प्रोग्राम इनका है जो हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसमें आयुष्मान भारत योजना की बात थी, बहुत दिनों तक आपके टीचर तनवीर साहब ने बड़ी कोशिश करी इसमें कि जो आयुष्मान भारत योजना है, जो इसमें 1 से 2 पार्ट थे इसमें, उसमें एक पार्ट में कम से कम आयुर्वेदा को लिया गया, तो यूनानी वालों को भी लिया जाए, और ये कोशिश जारी, कुछ स्टेट में कहीं पर कानून लेके हो सकता है आपका भी कानून मिल जाए, या मेरे को मैं अपडेट मेरे पास नहीं है मेरा।
इसके अलावा जो है यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, फिर लक्ष्य प्रोग्राम है लेबर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, और लास्ट है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। विलेज के लेवल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। इसमें सबसे पहले जो था वो विलेज हेल्थ गाइड्स वगैरह थे 1977 में, ये भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और अब उसकी जगह पे क्या ले लिया उसने, आशा ने ले लिया। आशा जो है फीमेल अनमैरिड को बनाया जाता है, लेकिन आशा स्टैंड फॉर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाई जो थी वो रूरल हेल्थ स्कीम में तकरीबन 30 दिन के लिए। आशा को फिर और एडवांस किया गया उसमें NRHM के थ्रू, और फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स लेके जो अंतर ICDS तकरीबन 400 से 800 की पॉपुलेशन में रखा जाता है। तो ये हमारा 2 पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। अभी है 15 मिनट लेफ्ट, 4 बजने में आप लोग भी काफ़ी थक चुके हैं। लेट्स टेक ए स्ट्रेटेजिक ब्रेक ऑफ 1 मिनट एंड वी विल कंटिन्यू। ओके ओके। इस बीच में अगर कोई चीज़ किसी को डिस्कशन है, कोई सवाल है तो बीच में कर सकता है 1 मिनट के अंदर। थोड़ा सा जो मोनोटोनी है जो इस लेक्चर की वो थोड़ी सी कम हो जाए। सर हमारे पास जैसे इस बार MD स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, जी जी, तो मैं ये चाह रहा था कि जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं सरकार के, गवर्नमेंट के ऑनगोइंग हेल्थ प्रोग्राम्स, जी जी जी, उससे हम लोग यूनानी की अपनी थीसिस डिजाइन करें, बहुत ना सही, कि बहुत उस अच्छा। पे हम सप्लीमेंट के तौर पे, बाकी आगे भी कहीं हम इसको कोट करें तो जॉब क्रिएशन में या कहीं पे ऐसा मामला होता है कि उसमें जब रिक्रूटमेंट की बात होती है तो यूनानी छूट जाता है, तो वो हमारे पास बिल्कुल, एक एविडेंस बेस्ड हो जाएगा। जी इसमें जी, क्या सजेस्ट करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। आगे अगली स्लाइड में है, आप ही की बात है, अगली स्लाइड में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वही है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हम इसमें कैसे, उसका पूरा मॉड्यूल ही है वो। तो हमारा स्कोप कैसे है, इसका बैकग्राउंड है ये कि क्योंकि यूनानी सिस्टम मेडिसिन में बहुत अच्छा स्कोप इसलिए है कि हमारा जो प्राइमरी एम्फेसिस, ये कहते हैं ना कि अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे, आप स्टूडेंट से मुखातिब हूँ मैं, कि क्या नाम है, तिब की गर्ज़ो गायत क्या है, व्हाट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर मादूम हो गई तो उसको वापस लाया जाए। यानी डिस्प्लेसमेंट है हेल्थ से तो उसे हेल्दी बनाया जाए, और हेल्थ है तो उसे प्रिजर्व किया जाए। प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, तब जाकर के आप बात करते हैं क्योर करने की बात। और ये चूंकि हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चूंकि हॉलिस्टिक का मतलब होता है उसमें तमाम चीजें इकट्ठा होती हैं। और ह्यूमन बॉडी को वी डील एज ए बायो सोशियो साइकोलॉजिकल यूनिट, क्योंकि हम जब भी दवा देते हैं इस बात का ख्याल रखते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है, दवा का मिजाज क्या है, इंसान का मिजाज क्या है, मर्ज का मिजाज क्या असर डालेगा उसके बाकी आज़ा के ऊपर। जबकि बहुत सारी जो एलोपैथी की दवाएं होती हैं वो पहले लिखी होती हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, इसलिए दवा लेनी है। लेकिन हमारे तिब में क्या रहता है कि ऑलरेडी उसमें मुस्लिम पहले से मिला दी जाती है, या पहले लिखे कि इन दवा को इतने दिनों तक इस्तेमाल करना है, फला दवा जो इतने दिन इस्तेमाल कीजिए। तो क्योंकि इसका एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा हम कभी भी नहीं देखिए कि इसीलिए इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके जो मुरक्कब तैयार किया जाता है, जो मुफ्त नुस्खे तैयार करते हैं, जो हुक्मा हजरात हैं, वो बहुत ही हाजिक तबीब, वो इस तरीके से तैयार किया उन्होंने कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना होने पाए, रिक्वायर्ड डोज में ली जाए। इसलिए इसका जो मिजाज का क्लासिफिकेशन किया गया, मोतदिल, दर्जे अव्वल, दर्जे सोन, दोम और सोम करके, 4 उम्र के, इस तरह पूरा किया गया। तो हमारा इसमें एक प्रपोज मॉड्यूल है, इसमें जो हम कर सकते हैं आप इसमें, इसी पे आप जो भी टॉपिक चाहें, क्योंकि ये जो 8 प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स हैं उसमें, कि जो मेन कंपोनेंट्स है वो यही 8 हैं, एलिमेंट्स जो कहलाते हैं, कि आप जो है इसमें कि प्राइमरी हेल्थ जो प्रॉब्लम सर्वेलेंस है उसको आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को यूनानी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। उसमें आप कैसे उसका कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक बीमारी को लीजिए, आप उसका प्रपोजल दीजिए, आप उसको अच्छे से लिखा सकते हैं। जो आपके यहाँ पूरा ग़िज़ा का नजरिया है, फूड सप्लाई का, उसके जरिए कर सकते हैं। सेफ वाटर जो रेड कर रखा है मैंने, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वाटर सप्लाई जो जाहिर सी बात है, एक वैक्सीनेशन एक कॉमन चीज़ है। 5वां जो इम्यूनाइजेशन, वो भी नहीं कुछ कर सकते आप, लेकिन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैमिली प्लानिंग में आप कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं। तो इस किस्म से आप डिवाइड कर सकते हैं, और हर जगह आप टाइटल में उसमें दे दीजिए एज ए सप्लीमेंट टू द नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कुछ इस तरीके से आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो एंडेमिक डिजीजेज हैं लोकली, उसके लिए कर सकते हैं, कुछ आप चूज कर सकते हैं। फिर कॉमन डिजीज इंजरीज के लिए और प्रोविजन एसेंशियल ड्रग्स में लिस्ट देता हूं मैं, उसमें से कुछ चीज़ों को चुना जा सकता है। फिर इसमें देखिए आप अपने यहाँ से करिए, मैं इस पर थोड़ा सा काम कर रहा था मैं, कि आप जो है कुछ लोगों को डेवलप कीजिए। जैसे आशा है, उसमें आप आशा के साथ साथ यूनानी वालों को जोड़ लीजिए, ऊषा कर लीजिए, या उसको AASHA कर लीजिए आप उसको, यूनानी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कि जो क्या होगा कि हम जो उसमें क्या करेंगे, इसमें जो मेन फोकस हमारा होगा 2 चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। जिन लोगों को आप ट्रेन करिए, एक तो उनको असबाब सित्ता जरूरी है कि पूरी ट्रेनिंग दीजिए आप, बिल्कुल बेसिक से,
सिद्धा ज़रूरिया क्या है, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, सोना जागना, पूरा एक शेड्यूल उसका एक गाइडलाइन तैयार कर दीजिए। और उनको एसेंशियल ड्रग्स जो यूनानी की हैं और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स यूनानी के, उनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो आप चाहेंगे तो इस किस्म का कभी भी एक प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि आपके यहाँ आसानी से हो सकता है। हम लोग तो हमने बहुत कोशिश करने पे से कहा, लेकिन मैं सिर्फ प्रेजेंट ही करता रह गया, कर नहीं पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ से कुछ हो जाएगा। मेरी कोई भी हेल्प होगी तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ उसके लिए। तो आप इसको फॉर्मुलेट करने में, इसको डिजाइन करने में, मेरे जहन में थोड़ा आइडिया है इसके बारे में। तो उसमें क्या है कि आप जब इसको, आप मान लीजिए 20 लोगों को ट्रेन कर दिया आपने, और उन 20 लोगों को दे दिया आपने, एक पॉपुलेशन ले लिया आपने। आप ऐसा कर लीजिए इसमें कि आप जो एमडी जो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को दीजिए टॉपिक, इसी का दे दीजिएगा टॉपिक 2 लोगों को, और वो जा करके एक बिहेवियर चेंज चेक करें पहले क्वेश्चन आर बेस्ड में, कि पहले क्या बिहेवियर था उनका हेल्थ के ताल्लुक से। फिर उनको ट्रेनिंग करें इन्हीं सब तमाम चीज़ों के बारे में, 20 लोगों को, 30 लोगों को। फिर 6 महीने के बाद उनका फिर उसी क्वेश्चन को सेम उनसे भरवाएं। फिर दोनों को आप उसको क्रॉस चेक करिए क्या स्क्वायर में, कि दोनों में उनमें क्या फर्क आता है उनके बिहेवियर में, क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, उस ट्रेनिंग के बाद। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप उसका बिहेवियर में उसमें तब्दीली ला सकते हैं। ये एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेट पे मौजूद है, कहीं भी मिल जाएगी आपको। जिसको शॉर्ट करना चाहिए, बहरहाल मैंने कर दिया थोड़ा सा। इसमें 280 ड्रग्स हैं, 213 कंपाउंड है, 75 सिंगल ड्रग्स है इसमें तकरीबन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रैक्टिस के इसके अलावा मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तकरीबन सारी बीमारियों का अलामात, इलाज सब मौजूद है। पूरी एक लंबी सी चौड़ी सी एक किताब की शक्ल में, PDF की शक्ल में, जिसको आप जो है इसको डाउनलोड करके पढ़वाइए और देखिए इसको। इसमें से भी कुछ टॉपिक ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सब सेंटर्स में जो है आप डिप्यूट कर सकते हैं कि आप जो है यूनाइन ड्रग्स जो उसमें और डेवलप रखी जाए उसमें। तो उसमें क्या होगा कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे मल्टीपर्पज वर्कर्स की, और खास करके ANMs को अगर आप यूनाइन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो टॉपिक बनेंगे उसमें जो करेंगे उसमें आप, जैसे कि अभी हमने जो अपने PG स्कॉलर्स को एक टॉपिक देने की कोशिश करी है हमने, और हमने किया है उसका टॉपिक दिया है ये चीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर। तो हमने उसमें 2 टॉपिक चूज किए हैं उसमें, अभी चूंकि ये अंडर डिस्कस्ड है, लेकिन फिर भी फॉर द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि हम इसको जो है सिद्धा ज़रूरियत से कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि हम जो रिस्क फैक्टर्स है उसको देख लें कि रिस्क फैक्टर जो है उसमें सिद्धा ज़रूरियत कॉम्पोनेंट किस तरह से उसकी मतलब ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, कंटिन्यू करिए सर, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ ठीक है। तो बहरहाल जैसे कि इसमें है कि आप जो है विलेज हेल्थ गाइड को भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप जो सिद्धा ज़रूरिया के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिसको डेवलप कर सकते हैं। उन मॉड्यूल्स को आप बहुत सारे क्वेश्चनर इंटरनेट पे आपको ग़िज़ा के ताल्लुक से, स्लीप एंड वेकफुल के ताल्लुक से, आपके क्या नाम है ये हरकत सुकून बदनी के ताल्लुक से, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ताल्लुक से हैं, उसको आप ले सकते हैं। कि आपने किसी की ट्रेनिंग करी सिद्धा ज़रूरिया को लेकर के, या जो कॉन्सेप्ट दिया था राजी क्या नाम है इब्न सीना ने, जो उनकी ट्रायोलॉजी थी हेल्थ के ताल्लुक से, दैट वाज था कि आप जो है किसी इंसान के हेल्थ के प्रिजर्वेशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक उसकी डाइट होती है, दूसरा उसका स्लीप है, और तीसरी एक्सरसाइज है। ये तीनों जो है चीज़ें अल-कानून फिर तिब में उनके पहले पार्ट में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, जहाँ पर रेजिमेंट लिखा है, जनरल रेजिमेंट फॉर रिमेनिंग हेल्दी। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को आप अलग अलग, तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप चंद लोग बैठ करके इसको कुछ स्टूडेंट से भी टॉपिक लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है BMS करके ही MD के स्टूडेंट्स आए हैं, और बहुत सारे अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं और आपके कॉलेज के पढ़े हुए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेज के हैं, उनसे भी उनके जहन से लीजिए आप। तो बच्चे कई बार बहुत ही क्रूड फॉर्म में बहुत ही छोटा सा इंडिकेशन देते हैं, लेकिन टीचर उसको एलॉबरेट कर लेता है, और या कभी खुद बैठ करके भी जब जहाँ जैसा मौका मिले आपको, उसको आप उसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, आप NIM में बहुत सारा काम हो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, कि आप जो है मुख्तलिफ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, और उन रिस्क फैक्टर्स को आप, खास करके PSM के लोग, आप कुछ एक आध दवाएं जो ले सकते हैं उसमें, कि हम रिस्क फैक्टर को ही कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर किसी भी मैंने कार्डियोवास्कुलर डिजीज में क्या रिस्क फैक्टर बन सकते हैं, मान लीजिए किसी की एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी कैसे कम कर सकते हैं, मान लीजिए हाइपरटेंशन तो उसे कैसे कम कर सकते हैं, या जो भी या सीरम का एलिवेशन है तो उसे कैसे कम कर सकते हैं, डिस्लिपिडीमिया तो कैसे कम कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइन होगा रिसर्च का वो आपका वो बहुत अच्छा होगा, कि आप जो है
you are developing a protocol for the detection of risk factor by certain immune medicine in certain diseases. तो क्या होगा उससे, एक जो डेटा निकल करके आएगा, फिर आप हर जगह जो है कहीं ना कहीं ऐड कर लीजिए इन अकॉर्डेंस विद द जो नेशनल प्रोग्राम फॉर NCPDS जो है वो प्रोग्राम के अंडर में है, या कुछ इस तरीके से आप उन तमाम प्रोग्राम्स को सामने रखते हुए, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो आप यहाँ का DHA होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर हर एक का प्रोग्राम ऑफिसर होगा, हर एक का, आप उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और आप उनको जो आपका यूनिट हो वहाँ पर उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम आपको शामिल करना चाहते हैं उनके प्रोग्राम्स को, जैसे अपने यहाँ ले सकते हैं। जाहिर सी बात आपका RNTCP हो शायद आपका मलेरिया प्रोग्राम हो सकता है, आपका लेप्रोसी का प्रोग्राम हो, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो, तो जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को आप इन्वॉल्व करते हैं तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो है आप हेल्थ कैंप्स में आप डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा, डेमोग्राफिकल डेटा जो है आप अपने यहाँ OPD, जैसे NIM में, जैसे आप तनवीर आपने NIM से MD करी है, NIM में जैसे OPD होती थी, स्क्रीनिंग OPD, आप अपने यहाँ भी OPD, स्क्रीनिंग OPD हमने अपने यहाँ प्रपोज किया है यहाँ पर शिरानी साहब को कि हमारे यहाँ भी एक स्क्रीनिंग OPD डेवलप करिए आप यहाँ पर, कि आप जो है सारे पेशेंट पहले स्क्रीनिंग OPD में जाएं, फिर सारे PG मिल करके देखें कि उनको क्या प्रॉब्लम होती, फिर वहाँ से एक डेमोग्राफिकल डेटा निकल गया है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि उसको किसके पास जाना है। अगर हो सकता है वो वहीं से केस बन सकते हैं तो स्टूडेंट अलग अलग तरीके से अपने केस को लेकर के फॉलोअप में लेके चले जाएं। तो उससे क्या होगा कि डेटा रहेगा सेंट्रलाइज, आपको पेपर लिखने में मदद रहेगी और आपको डेटा को प्रेजेंट करने में गवर्नमेंट को आसानी रहेगी कि हमारे यहाँ इस महीने में इस किस्म के पेशेंट ज़्यादा आए और हमने ट्रीटमेंट दिया और इतना उनको फायदा हुआ और ये कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ये रही। इस तरीके से हमने कुछ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट किए, कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट किए, इलाजी तदबीर में इतने लोग हैं, इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं। तो कमिंग टू द कंक्लूडिंग वर्ड्स, बस लिटरेचर इसमें है, सब ज़बानी जमा खर्ची है कि कंटेम्प्रेरी मेडिसिन इज नो लॉन्गर सोली एन आर्ट एंड साइंस फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस, इट इज ऑल्सो द साइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। द स्कोप ऑफ मेडिसिन हैज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स to include not only health problems of individuals but those of communities as well. The expansion of the scope of medicine has required a reformulation of its course and objectives. System should integrate health promotion and disease prevention on one hand and treatment for acute illness and chronic care on the other. This should be done across all levels of the healthcare system with the aim of delivering quality services equitably and efficiently to the whole population. The real progress in health depends vitally on a stronger health system based on primary health care. It is left to the posterity to review our errors and accomplishments. Medicine will continue to evolve so long as man's quest for better health continues. The practice of primary health care involves a good deal of deep profession of medicine. Laymen have come to play a prominent role in the delivery of healthcare, while the physician still holds his unique position in the field of healthcare in general. The participation of new cadre of health workers, that is, community health workers, Anganwadi workers, multiple workers, social workers with relatively little training and support have been considered and tried to provide health care. They now comprise part of the health teams. The medical man can no longer restrict himself to his traditional role as a diagnoser of ailments, prescriber of pills and potions, and exciser of lumps. He has acquired new role being an educator, case finder, preventer, counselor, and an agent of social change. Thank you so much. Thanks for your patient listening. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर दिस कम्प्रेहेंसिव लेक्चर। मैं पीजी से जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रखा है अभी इन्होंने, तो उनसे मैं डायरेक्टली कहूँगा कि आप पहले अपने सवाल ले लें, अगर आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इजाज कैसे हो? ठीक है जी, अल्लाह करम से। इजाज 30 बैच सर। जी बताइए। अल्लाह का शुक्र है सर, बस थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया भाई आपका, आपने इतनी मुस्तैदी से सुना। 77 स्टूडेंट से पहले आप 65 बचे हैं, काफी बात है ये। थैंक यू सर। सर ये मैं पूछ रहा था कि ज़्यादातर चूँकि PSM का एक बड़ा पार्ट है हमारे सिलेबस में, और इवन के जहाँ तक मेरी रीच है यूनानी में भी उसका बहुत जिक्र है, चाहे वो सप्लीमेंट के तौर पे हो, RCH में मदर चाइल्ड हेल्थ में कुछ कर सकते हैं उस सब में। लेकिन क्या वजह रहती है कि हम लोग टर्न आउट नहीं कर पाते हैं? पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा खुला हुआ पैटर्न, वो फील्ड है जिसमें हम इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप लोगों को। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा ना उसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी जो ये हमारा जो रिसर्च का मॉड्यूल है ना,
वो होता क्या है कि इतना गलत तरीके से होता है कभी कभी। अभी जैसे आप जैसे लोग आए हैं ना, मैं किसी मतलब अपने सीनियर्स को कुछ नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज का रेस्ट्रिक्शन होता है और टाइम। जैसे हमारे यहाँ कई बार क्या हुआ हमारे यहाँ कि बिल्कुल लास्ट आ गया, थीसिस जमा होनी है, टॉपिक डिसाइड हो रहा है और काम कर रहा है। तो अगर हम शुरू से इसको बहुत ही प्लानिंग करके चलेंगे, जैसे कि जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, और उसको एग्जा करके चलिए, जैसे कि आप जो है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी होती है ना, तो ऑटोमोबाइल कंपनी अगर आज एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो आज के 10 साल आगे का वो सोच के रखती है कि मुझे क्या लॉन्च करना है। तो हम टीचर्स को ये चाहिए कि हम अपना प्रोटोकॉल एडवांस में रखें, कि हम जैसे हम बात किए ना, ये जितनी बातें मैंने करी ये सब मेरी डायरी का पार्ट है कि मैं कैसे कैसे काम करवाना चाहता हूँ। कि जो मैं स्टूडेंट को जो काम है, मेरे अंडर में पहली बार स्टूडेंट, अभी तक मैं को-गाइड हुआ करता था, तो हमने अपने हिसाब से डिजाइन किया। तो अब क्या होगा ना कि अब अभी तक क्या होता था, प्रिविलेंस स्टडी से हमारा कुछ भी हल नहीं होने वाला। प्रिविलेंस का डेटाबेस तो गवर्नमेंट निकाल रही है, तो ये क्या हुआ, सिंपली थीसिस सबमिशन हो गया। हमारा काम जब तक कोई इन्वॉल्व होकर नहीं करेंगे, चाहे हम 20 पेशेंट पे कराएं चाहे 25 पेशेंट पे कराएं, अब क्या करना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को जो है ना, वो इसको क्रॉस सेक्शन में नहीं, यानी कि एक बड़ा ग्रुप लिया हमने, एक प्रिविलेंस ले लिया, उसमें छोटे से स्टडी भी कर ली। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी आप एक्सेल कमेटी बनवाएंगे, वहां पर आएंगे, वहां वैरायटी ऑफ पर्सन्स होते हैं, उनके अलग अलग ग्रीवांसेस रहते हैं, और ये कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है, तो आप बिला वजह की बात करें। तो वहां पर आपको एक बार खड़ा होना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं, जिंदगी में सीखने के लिए यही मौका है। आज अगर आप सीख गए, हम लोग जो हैं, अगर मैं कभी कभी कहता हूँ, तनवीर भी शायद ये बात कहते होंगे, कि अगर अलीगढ़ से एमडी की होती तो शायद जिंदगी में कुछ ना कर पाते, सिर्फ पैसे जेब में रखते और मजे करते और जाके सेंटर पॉइंट पे शर्ट चला के घूमते रहते। अगर बेंगलोर ना गए हो तो जिंदगी बदल नहीं पाती। क्योंकि एनआईओ में मैं बताता हूँ आपको वाकया, तनवीर को भी ये बात मालूम होगी कि वहाँ के डायरेक्टर जाफरी साहब हुआ करते थे जिस वक्त, वो एक पैरासिटामॉल हम लोग को लिखने नहीं देते थे, मगर तुम्हें करंजुआ और जवाखारी लिखना है, अगर लिखवाना है तो वो डॉक्टर बुलाते थे समील्ला साहब को, 500 रुपया कंसल्टेशन देते थे, 500 रुपया उनको देते थे, करियर को क्या नाम है कन्वेंस के लिए देते थे, 1000 रुपया एक गोली लिखवाने के लिए बुलवाते थे वो सिर्फ इसीलिए ताकि हम लोग का एक हमने वहीं पे देखा, जो शानदार फौरन बनते हुए पीते हुए देखा, मतलब आपके डिस्पोजल पे सब चीजें थी। तो जी चूंकि आपका हॉस्पिटल देख करके मुझे बहुत खुशी है कि पटना का हॉस्पिटल तो बहुत ही शानदार है आप लोगों का, और बहुत ही कंपोजिट वे में है, और यहाँ जो नए लोग सब गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये है कि आपके नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा हैं, तो आप एक ही वक्त में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट के पोटेंशियल को देख लीजिए, आप लिटरेचर पे भी काम कराइए, जैसे लिटरेचर पहले भी लोगों ने काम किया है, जो लोग लिटरेचर में अच्छे होते हैं फील्ड वर्क कर सकते हैं, उनकी उर्दू बहुत अच्छी होगी, अरबी बहुत अच्छी होगी, फारसी बहुत अच्छी होगी, जबान अच्छी होगी, तो उससे आप डेटा कलेक्शन करवा सकते हैं लिटरेचर का। उसको भी एक बहुत जरूरत इस वक्त है। अभी आप पूछे किसी स्टूडेंट से, मेरी कई बार ख्वाहिश रही है तनवीर कि मैं एक कॉन्फ्रेंस कराऊं, प्रेजेंटेशन कराऊं सिर्फ एक किताब के ऊपर, अल कानून के पहले हिस्से के ऊपर, कुलियात कानून पे कराऊं, ताकि पीजी स्कॉलर एक चैप्टर उसमें से खोल के पढ़े, तो बिल्कुल अभी खोल के देखे तो उसमें कितने अध्याय हैं, कितने उसमें चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीजें उसमें लिखी हैं, पता ही नहीं है किसी को। उसको पेपर लिखने के लिए नेट पर सर्च करके लिख लेता है, उसने कभी किताब खोल के देखी नहीं होती है। क्या कहते हैं आप? ये सब बिल्कुल सही बात। तो मुझे बहुत उम्मीद है आपके इंस्टीट्यूशन से इंशाल्लाह ये सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। तो आप ये है कि आप जो है टॉपिक्स को पहले से लिख करके रखिए और थोड़ा स्टूडेंट से डिस्कशन करिए, और फिर आप जो है उसको नए नए तरीके के टॉपिक लीजिए, और अपने स्टूडेंट्स को जो है आप मेडिकल कॉलेज में भी भेजिए, आप वहाँ की लाइब्रेरीज में, कि वहाँ पीएसएम में किस तरह से काम हो रहा है, वहाँ कैसे डिवाइस करते हैं, क्योंकि सब तमाम मेडिकल कॉलेज के साथ कोई ना कोई उनका रूरल सेंटर होता है, तो वहाँ से वो डेटा कलेक्शन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सेंटर नहीं है, हमने कोई विलेज और अडॉप्ट नहीं कर रखा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यही जो हमारा जो असासा जितना जरूरिया है, उम्र तबिया है, इन्हीं में से कुछ चीजें इवॉल्व करें जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव का हो, जो एप्लीकेबल पर्सपेक्टिव का हो, उसमें से लेकर के आए एक एक उठा। मान लीजिए आप एक स्टडी कर लीजिए, स्लीप और वेकफुलनेस का पूरा क्वेश्चनर बेस्ड है, उस पर कर लीजिए कि आपने मान लीजिए कि उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो 2 बार क्वेश्चनर भरा के देख लीजिए कि पहले उसका क्वेश्चनर का लेवल क्या था, आपने 1 महीने तक उसकी काउंसलिंग करी, या कोई दवा दे रहे हैं या सर पे मसाज ही कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट उसकी स्लीप और वेकफुलनेस पे क्या पड़ रहा है, एनोरेक्सिया पे क्या पड़ रहा है। हमारे यहाँ हॉस्टल में ये काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिजिबल नहीं हो पाया। इसी तरीके से हमारे यहाँ काम हुआ उसके ऊपर, क्या नाम है, नफ्सियाती आराज के ऊपर हुआ, एनआईएम में भी हुआ, और जिस्मानी आराज के ऊपर हुआ।
इस बार एक थीसिस जमा होने जा रही है, इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स क्या है बॉडी के ऊपर, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, फिजिकल इफेक्ट क्या है। तो इस तरीके से आप नए नए टॉपिक्स इसमें ले सकते हैं। बाकी चीजें बहरहाल ये बहुत जनरल मीटिंग है, तो कभी और बात कर लेंगे। हाँ, अरे इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, और जो रिसर्च के पहलू से भी एक इसके ठीक बाद हम लोग एक सेशन रखेंगे, ताकि टॉपिक के सिलेक्शन में हम वो चीज रिपीट ना करें जो हमारे सीनियर इंस्टीट्यूशंस करते आए हैं। उनके काम को रिपीट करने से बेहतर है कि हम नई चीजें उनसे ही मिल के इसको कोलैबोरेशन के साथ अच्छा करें। तो इसलिए इंशाल्लाह उसके पहले से भी जुड़ेंगे। एक सवाल इन बच्चों के लिए जिनके लिए आज मुखातिब थे आप, मैं ये कह रहा था कि पास आउट करने के बाद सिंपल ग्रेजुएट्स को जो बीएमएस करके निकलते हैं, जाहिर सी बात है बहुत छोटा सा हिस्सा पीजी में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट में जाता है, कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं, कुछ लोग को जैसे मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं एनजीओज में काम करूं, पता नहीं कैसे टीचिंग की तरफ एक बार एकाएक कोई मौका आया, मैं मुड़ गया। तो उनके लिए क्या मौके हैं, किस तरह के स्ट्रेंथ? मेरा जहन, आपने जब मुझसे फोन पे बात की थी, मेरा जहन यही था कि मुझे यही बोलना है, लेकिन जब मैंने अपना वो देखा ना कि टाइटल कह दिया गया मुझे, तो पूरा मुझे चेंज करना पड़ा। एक्चुअली मैं इसी पे बोलना चाह रहा था, मेरा जहन भी इसी पे था कि हमारे पास स्कोप कितना है। हमारे पास स्कोप ट्रेमेंडस है। आपने देखिए, आपने जिन लोगों को जोड़ा है वो सारे व्यू में से, अगर ये बच्चे को लिस्ट उठा के देखेंगे, चाहे वो अब्दुल रहीम हो, चाहे वो क्या नाम है जर्मनी से आपकी अमीना अतहर हो, ठीक है। अब आप देखिए स्कोप की जहां तक बात है, बीओएमएस के बाद एक पहले जो स्कोप हमारे पास है वो है जनरल प्रैक्टिस का यूनानी में। आप करेंगे, वक्त लगेगा, लेकिन आप धमाल करेंगे। थोड़ा बहुत इलाज भी तदबीर सीख लेते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा जो एनजीओ की बात करी भी इन्होंने, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीओएमएस किए हुए लड़के इसमें सोशल वर्क में लेक्चरर हैं, उन्होंने एमएसडब्ल्यू कर लिया। तो क्या होता है कि एमएच, और यहाँ पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट जो है अलीगढ़ का, शुएब 2008 का बीएमएस है। लड़का एक लारी है जो देवरिया में है, इस वक्त पोस्टेड है एपिडेमोलॉजिस्ट। तो एक तो आप कर सकते हैं एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, आप प्राइवेट हेल्थ एजेंसीज में एनजीओ में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एनजीओ में जा सकते हैं, रेफ्यूजीज के लिए काम कर सकते हैं। अभी बताया मैंने लेक्चर दिया, आखिर उन्होंने मुझे कैसे जाना। ये यूएनएचसीआर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला हुआ उनको। डासी जो जर्मनी का जो स्कॉलर्स होते हैं 23, जिसमें से चाइना के, अफगानिस्तान के और आपके बर्मा के, बांग्लादेश के, ये सारे 23 स्कॉलर्स थे जिनको लेक्चर दिया। तो अब उन्होंने सुना कि भाई एक यूनानी का आदमी बोल सकता है, क्यों, यूनानी में स्कोप नजर आ रहा था उनको, तो उन्होंने कॉमन सी बात। तो एक तो आप एनजीओ में जा सकते हैं, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एमएसडब्ल्यू के बाद आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं आगे चल करके, और एक अच्छा इसको, चूंकि आपको सोशल हेल्थ के बारे में अच्छी मालूमात रहती है, आप एक डॉक्टर थे। दूसरा आप जा सकते हैं पब्लिक हेल्थ में, तो ये सोशल हेल्थ अलग हो गया, पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ डोमेन में एमपीएच हो रहा है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। अभी कई सारे लोगों ने पब्लिक हेल्थ करना शुरू किया और इसी से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। लड़का शुएब यहाँ पर एपिडेमोलॉजिस्ट है, पूरा कोरोना का उसी ने संभाल रखा है। दूसरा जो है एपिडेमोलॉजिस्ट जो है वहां पर है आपके देवरिया में, बलिया में, उस इलाके में। एक तो बहुत बड़ा स्कोप जो है एमपीएच के लिए। एमपीएच में बहुत से लोग जाना चाहते हैं, इसका टेस्ट होता है, जैसे आपके राजस्थान में कॉलेज है, भोपाल में कॉलेज है, आपके लखनऊ में कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली में है, वहां पर है। हम चाहेंगे तो कभी आपको सारा डेटा भेज दे देंगे। तीसरी जो सबसे चीज है, आप सिविल सर्विसेज में जबरदस्त जा सकते हैं। आप ये बेटर स्कोप आपके सिविल सर्विसेज में। आपके देखिए इस वक्त जो क्या नाम है, ये यहाँ से बीएमएस किया हुआ जामिया हमदर्द से, और यहाँ से कुलिया से एमडी किए वसीमुर रहमान भाई, वो बॉम्बे में थे, हैदराबाद में थे, पोस्टेड थे, वो इस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो। इसके अलावा जो है अफसर भाई थे, एमडी किया उन्होंने, यहाँ से उन्होंने किया, और 1-2 लोग और हैं जो दिल्ली से हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ लोग उन्होंने। और दूसरा बताऊं मैं आपको, अदब में लोग चले गए, लिटरेचर में। अभी लड़का अब्दुल समी है 2008 बैच का, उसने पीएचडी किया उर्दू से। ग्रुप में देखते होंगे आप, एकेटीसी ग्रुप में काफी कुछ लिखते हैं। तो उन्हें क्या कहता है, बीएमएस करते करने मास्टर्स कर लिया उर्दू से, क्योंकि जबान अच्छी थी। इसीलिए मैंने कहा कि हम लिटरेचर पे भी काम कराएं, हम रिसोर्सेज पे भी काम कराएं। तो अब वहां पर क्या होगा कि अगर आपको उर्दू आती है, लैंग्वेज आती है, तो बहुत पीएचडी में जा सकते हैं। बहुत से पृथ्वी के बच्चे होते हैं, डॉक्टर भी, हकीम भी हो गए और अच्छे अदीब भी हो गए। फिर इसके अलावा जो है आप जो है अपनी ही फील्ड से आप धीरे धीरे आगे चल के पीएचडी में जा सकते हैं। और फिर जब आप अपनी एनजीओ चला सकते हैं, अगर आप एमएसडब्ल्यू कर लीजिए तो आप अपनी एनजीओ भी चला सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम ऐसी आती है जिसमें उन्होंने एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, और वो आयुष कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि क्या होता है कि वो अभी तक ये माना जा रहा है कि लो पेड पे भी काम आपसे हो जा रहा है, तो आप उससे भी कर लेते हैं। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे देखिए इफ्तिखार सैफी हैं, होता क्या है कि जैसे यूके जाना है, यूएस जाना है आपको, तो वहाँ एक कोर्स कराते हैं हम लोग, एनडी करके एक सर्टिफिकेशन है,
डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी का। आप बीयूएमएस ही हैं, सारी दवा अपनी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उनका एक प्रिस्क्रिप्शन कराते हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी खत्म हो जाए। इसके अलावा जो क्या नाम है यूएई में टेस्ट कराते हैं, वो टीसीएम का टेस्ट कराते हैं, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का। वहाँ जाके बहुत सारे दोस्त मेरे जानने वाले हैं जो वहाँ जाके जॉब भी कर रहे हैं और धुआंधार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका इस वक्त एक हब बन के उभर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न केप में बाकायदा इसका एक स्कूल ऑफ नेचुरल मेडिसिन में राशिद बीका साहब का इस्टेब्लिश किया हुआ, आपका भी सर्च करके देखिए, वहाँ कोर्सेज हो रहे हैं। वहाँ एक यूनानी चेयर डेवलप की गई, जिसमें यहाँ से जो एक कश्मीर के एक साहब थे फारूक डार साहब, वहाँ गए थे, वहाँ पर थे, डायरेक्टर है वो उस चेयर के। और तो ये है कि वहाँ पर भी इसको आप ले जा सकते हैं। बाकी आपके दो पड़ोसी कंट्री जो पाकिस्तान में तो है ही पूरा, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वाइटेड हूँ मैं एक लेक्चर के लिए, ईस्टर्न मेडिसिन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का, हमदर्द यूनिवर्सिटी का। और इसके अलावा श्रीलंका पूरा हब हो रहा है इस वक्त, वहाँ के लोग आकर के यहाँ से एमडी करके जा रहे हैं, और वहाँ बहुत ही प्योर यूनानी है। बांग्लादेश में बहुत स्कोप हो रहा है इसका, जो कि इंडियन बांग्लादेश क्यों जाएगा, पाकिस्तान क्यों जाएगा, या नेपाल बहुत इमर्जिंग हो रहा है अभी, वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके बिहार के बॉर्डर के लोग जो नेपाल में, क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट पोखरा के अंदर है, वहाँ हम लोगों ने कई लोगों ने मिलकर अभी कोशिश करी है वहाँ पर, ताकि यूनानी वालों का वहाँ पर रजिस्ट्री, हमारे जो वतन है उसके बगल में भी बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ इदारों से मैंने बात की थी कि वहाँ पर एक काउंसिल बन जाए, ताकि जो ग्रेजुएट्स हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, कई लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन सर्टिफिकेशन के ऊपर, तो वो जाके वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है आपके, जो आप एमडी में करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस तो है ही है। और फिर क्या है कि ये आपकी एक ग्रेजुएट डिग्री है, और अगर इसमें आपके साथ प्योरिटी के साथ आपने बीएमएस किया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं दवाओं की। यू कैन बी सप्लायर। जैसे क्वेश्चन किसी लड़की ने लिखा है कि विच इज बेटर बिटवीन होम्योपैथी एंड यूनानी, तो होम्योपैथी तो बहुत बात की देन है, यूनानी तो एक ऐसी पैथी है जो हजारों साल से चली आ रही है, ये तमाम पैथियों पे भारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सही से मालूमात नहीं है, आप सही से कर नहीं पाते हैं। अभी मेरे पास गुफरान साहब एडमिट है यहाँ पे, जुल्किफ साहब का फोन आया, हम सबके उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, ये एजाज को नहीं पढ़ाया होगा, आपको तो पढ़ाया, मुझे पढ़ाया। उन्हें फौरन नुस्खा तरतीब कराया कि अजीज तुम ये लिखो, खुतमी लिखो, और परसियाव शाह लिखो, और जंजबील लिखो, और ये लिखो, क्या नाम है, 4-5 दवाएं लिखाई उन्होंने, और हाँ खतमी लिखी, बाजी लिखवाई, और उसमें एलसी लिखवाई कि ये दवाएं हैं जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी को, लंग्स को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं, तुम इसको उबाल के छान के चाय की शक्ल में जाकर पिलाओ। क्या था, ये यकीन था। आज भी हम लोग जब फंसते हैं किसी बड़े पेशेंट में, क्रॉनिक पेशेंट में, तो उन्हीं को घंटी बजा देते हैं, वो लीजेंड है हम लोगों के लिए, वो फौरन चीज़ों को हल कर देते हैं, बता देते, कुछ ना कुछ बता देंगे, और अल्लाह ने उनके हाथ में वो शिफा दे रखी है। तो अच्छा बुरा की कोई बात नहीं है, जिसको होम्योपैथी अच्छी आ रही है वो होम्योपैथी का अच्छा डॉक्टर है। अगर आपको यूनानी अच्छी आएगी तो आप यूनानी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप होम्योपैथी का डॉक्टर अच्छा बनने के लिए आपको होम्योपैथी अच्छी बनेगी, तो आपको तो खुशकिस्मती है कि आप यूनानी में हैं, प्योरिटी में हैं। और अगर इसको सही से पढ़ लिया आपने, ये सबसे जो हमारा जो करिकुलम है, ये दुनिया को ऐसा करिकुलम नहीं जहां मॉडर्न मेडिसिन भी बराबर से पढ़ाई जाती है, आपको इक्वली मॉडर्न मेडिकल साइंस बराबर पढ़ाई जाती है। इसीलिए आप जो है, जिसे मैं बताऊं, जैसे लड़का यहाँ पर था सलमान ने क्या किया, बीएमएस किया, हाँ एक वर्ड आ गया था, बहुत लिखा हुआ था मेरे पास यार, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम में जा सकते हैं आप। बीएमएस करने के बाद एक कोर्स कर लीजिए, एक साल का, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए, आप कैसे वेंटिलेटर डील करते हैं। इतना बड़ा पैकेज है इसमें, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, क्योंकि आप मालूमात भी रहती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़े रहते हैं, और वो आपने पूरा एक प्रोसीजर सीखा होता है। अभी वो दुबई में था, फिर सऊदी में था, आप शायद यूएस में, कनाडा चला गया हो, फेसबुक पे दिखता है वो लड़का, यहीं से पास आउट अलीगढ़ से। तो इस तरीके से मेजॉरिटी इसका, फिर क्या है, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे यहाँ एक लड़का था जिसको ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत शौक था, तो उसने क्या किया, बीएमएस करने के बाद डिप्लोमा उसने ऑप्थेल्मोलॉजी किया एम्स से, का नाम वसी नाम था उसका, वसी, हाँ वसी नाम था चल लड़के का, वसी अहमद। वो लड़का चला गया वहाँ से, वो उस पर काम कर रहा है, और बहुत अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। जैसे एक वहाँ पर है, देवास में थे, अब वो भोपाल में चले गए हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, ईएनटी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो गया वो। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे सर्जरी में कर सकते हैं, आप इलाजी तदबीर में कर सकते हैं। जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहाँ से होता है, कि स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो पूना से सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट है, वो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम में कोर्स करवाती है, वहीं से लोग करके आते। इसके अलावा जो है डर्मेटोलॉजी में बहुत स्कोप है इस टाइम, आप बीएमएस करके भी आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एमडी तो आपके दिल और तजीनियात में हो ही गई है, इसमें भी बहुत ही मेजर स्कोप है, आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे स्कोप हैं इसमें, और मैं समझता हूँ कि इतना अगर आप कर ले जाएं, यू विल बी ऑन द टॉप।
तो तनवीर मैं यही बात खत्म करूं अपनी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडेंट, आपने सुना कि जैसा सर ने कहा सारी चीजें इनकम्पस की, आपने टॉपिक के अलावा भी, तो आप पहले से भी सुन रहे हैं कि ना कि सिर्फ बीयूएमएस करने के बाद आपके वाक़े बहुत ज़्यादा है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो डायरेक्टर एनआईएम ने भी कहा था कि इस जो जॉबलेस एरा में सेल्फ प्रैक्टिस का एक बहुत बढ़िया जो ओपन आपके पास है, वो एक बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे लिए एक चीज़ है जो घर बैठे हम जॉब खुद अपने लिए ना कि जबकि जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। और जो सलमान की सर बात कर रहे थे, बस मुझसे एक बैच नीचे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि टॉपिक सर का वो नहीं था, नहीं तो वो इकट्ठा होता आपके पास। एक चीज़ जो टेक होम मैसेज आप ले जाइए कि इंशाल्लाह खास के पब्लिक हेल्थ में आपके लिए इतने सारे मौके हैं। और अब की जनरेशन जो आ रही है उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे इंग्लिश मीडियम में भी। और दूसरी, जितनी लैंग्वेज जानेंगे उतने सारे देशों में आपकी एंट्री हो सकती है। अगर आप अरबिक जानते हैं तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से लेके अरबियन सबसे ज़्यादा, या कोई भी देश सबसे ज़्यादा उसको अलाउ करते हैं अपने देश में जो उनकी लैंग्वेज जानते हैं। तो इस चीज़ को मान के चलें कि बीयूएमएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप पूरा का पूरा मॉडर्न पढ़ते हैं, पूरा यूनानी पढ़ते हैं, अरबिक एक एडिशनल है। पर्शियन अरबिक जान रहे हैं तो आप मान के चलिए अगले 5 साल में अरब्स में और ईरान में आपके लिए इतने सारे जॉब हैं कि शायद हम जितने अभी ग्रेजुएट निकल रहे हैं हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मौके बहुत अच्छे बन रहे हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया सारे बच्चों की तरफ से। एक जो बहुत अच्छी बात थी सर, आपका पोर्शन इसलिए मैंने कहा था कि आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पीजी भी इससे कवर हो गए। टॉपिक को डिसाइड करने के लिए कि हम लोग थोड़ा सा अभी उसी फेज में हैं। एक ठीक इस प्रोग्राम के बाद हम लोग उस सिलसिले में भी आपसे जुड़ेंगे, पर्सनली भी मैं कॉल करूंगा आपको। तो वो भी एक बहुत सारी चीज़ें उनकी जहन बनी कि किस तरह से हम अपने टॉपिक को डिसाइड करना है। तो ये इस मामले में बहुत क्वालिटेटिव रहा हमारे लिए। और शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा टाइम की शेड्यूलिंग भी हमने, क्योंकि आप मुझे यकीन था कि आप इजाजत दे देंगे रीशेड्यूल करने में, तो मैंने कह भी दिया आपको। मैं बताऊं तो मेरा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडेंट, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमुल के साथ आप जुड़े रहें। अलीगढ़ के लिए आप लोग सब दुआ करें। अलीगढ़ के हालात बहुत खराब हैं और अभी मैं 4 लोगों की मैयत में शामिल होकर आया हूँ, तब लेक्चर ले रहा हूँ मैं 4 लोग एक साथ। उसमें एक तो इतलान अर्ज कर दूं कि जो सगीर भाई थे जो इल्मुल अज़किया डिपार्टमेंट में एसटीए हुआ करते थे, ही इज नो मोर, अभी उनकी मैयत में। और मतलब बेशुमार लोग क्या सबके सामने को सब डिमोलाइज हो जाएंगे बच्चे। तो बहरहाल खुसूसी दुआ करें भाई, अलीगढ़ के हालात बहुत खराब। मैं खुद बच्चों से ये कहना कि मेरे बहुत सारे उस्ताद खुद जो है अभी कोविड की वजह से 3-4 प्रोफेसर हैं जो एडमिट हैं। बहुत सर का जिक्र किया, वो आपके सामने होते गुफरान साहब, इवन के जब वो बीमार थे उन्होंने मैसेज भी किया कि मैं सही होऊंगा तो आऊंगा। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है, 1 मिनट निकाल के आप लोग जब भी नमाज में जहाँ भी हो दुआ करें। बहुत सारे उस्ताद हैं हमारे यूनानी से जुड़े, और भी दीगर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर्स हैं जो इससे गुजर रहे हैं। आप लोग खुद का भी ख्याल रखें, दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल एक स्टूडेंट ने लिख दिया था इसमें कि होम्योपैथी को यूके में परमिशन नहीं। होम्योपैथी को चूंकि वो वहां पर अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी हनीमैन की वजह से है और उनके पास कोई डेटा बेस नहीं एक्चुअली। यूनानी कहीं पर भी मना नहीं की गई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी मुल्क में जहां भी यूनानी गई वहां पर उसको हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि ये ओल्ड एज ट्रेडिशन है, जमाने से चली आ रही है। और इत्तेफाक है कि दोनों के आबा अजदाद सेम है। हम भी हिपोक्रेट को मानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, और एलोपैथी भी मानती है फादर ऑफ मेडिसिन। तो इसलिए हम लोग काफी मिलते हैं। तो होम्योपैथी से कोई मसला नहीं, आप उसे कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी जिंदगी किसी से कंपेयर मत कीजिए। यू आर द बेस्ट इंशाल्लाह, यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जज़ाकल्लाह।